Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about vectors and equilibrium, the unit number 2. In this lecture, we'll discuss about the addition of vector by rectangular components and equilibrium and its conditions. This is the summary of the topics that we will discuss today. First of all, we will discuss about the addition of vectors by rectangular components, then the equilibrium and its condition, and then principle of moments, numericals, important questions, and at the end I will give you an assignment and multiple choice questions. This is the procedure of addition of vectors by rectangular components. अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स गिवन हैं और आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए एडिशन करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज हियर दैट यू रिजॉल्व all the vectors into their component, into their x and y component. X और y components में आप उसको डिवाइड कर दें. तो जब वेक्टर्स रिजॉल्व हो जाएंगे उसके बाद आपने करना ये है कि जो x कंपोनेंट सारे हैं उनको इकट्ठा कर लें, वो rx में डाल दें. rx होगा जितने भी वेक्टर्स आपने इकट्ठे किए हैं जिनको आपने ऐड करना है उन सारों के x कंपोनेंट्स को आपने ऐड करना है. मसलन अगर आपके पास a, b और c तीन वेक्टर्स हैं तो rx में आपके पास ax प्लस bx प्लस cx तीनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट ऐड कर. सिमिलरली तीसरे स्टेप में आपने उन्हीं वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को ऐड कर लेना है और ry को इक्वल कर देना है. तो ry विल बी इक्वल टू ay प्लस by प्लस cy. तो मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है. rx का स्क्वायर ले लेना है x कंपोनेंट्स का और सिमिलरली y कंपोनेंट का जो सम आया उसका स्क्वायर ले लेना और अंडर रूट, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी. इसी तरीके से अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं तो tan इनवर्स ऑफ ry ओवर rx करें. इसके लिए एंगल में सिलेक्शन के लिए आपको क्वाड्रेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, तो उसका तरीकाकार जो है वो आगे. तो एंगल सिलेक्शन के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपने फाई निकालना है. थीटा बाद में निकालेंगे, पहले आपने फाई निकालना है. तो फाई के लिए आप आर वाई और आर एक्स के साइन को इग्नोर करें. जो भी प्लस माइनस है उसको इग्नोर करेंगे तो प्लस ले. जस्ट आर एक्स और आर वाई यूं समझे यहाँ पे आप मॉड होना चाहिए, इस ब्रैकेट की जगह मॉड. ये साइन आपने इग्नोर करने हैं. पॉजिटिव साइन के साथ आप इसको ले लें. तो पॉजिटिव साइन के साथ जब आप लेंगे तो कैलकुलेटर पे आप जो भी वैल्यू आती है वो आपका फाई आ जाएगा. तो फाई जो है वो आपका आ जाएगा इस तरीके से. अच्छा, अब आपने क्वाड्रेंट के हिसाब से इसकी सिलेक्शन करनी है. अब अगर आर एक्स और आर वाई दोनों आपके पास पॉजिटिव थे, इसका मतलब है क्वाड्रेंट नंबर 1 होगा. और जो आपका कैलकुलेटर पे आया है फाई, वो ही जो है आपका थीटा हो जाएगा पहले केस में. अच्छा, अगर आर एक्स हुआ नेगेटिव और आर वाई हुआ पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट आ जाएगा दूसरा. इस सूरत में आपने 180 माइनस फाइव करना. थीटा के लिए निकालने के लिए आपने 180 में से ये जो फाइव कैलकुलेटर पे आपके पास आया होगा उससे माइनस कर देना. और अगर आर एक्स और आर वाई दोनों ही नेगेटिव आते हैं आपके पास तो क्वाड्रेंट होगा तीसरा. इस सूरत में हम 180 प्लस 5 करेंगे क्वाड्रेंट नंबर 3. और अगर चौथा क्वाड्रेंट हुआ आर एक्स पॉजिटिव हुआ और आर वाई नेगेटिव तो इस केस में हम 360 माइनस 5 करेंगे थीटा कैलकुलेट करने के लिए. तो ये प्रोसीजर आप ध्यान में रखें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो. और न्यूमेरिकल नंबर 5 जो आपके बुक में है वो एग्जैक्टली यही मेथड उसमें यूटिलाइज किया जाता है. अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की ये है कि वेक्टर सम जो है तमाम फोर्सेस का जो किसी बॉडी पे एक्ट करती है वो जीरो होना चाहिए. और अगर आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट अवेलेबल हैं, वेक्टर्स को आपने रिजॉल्व कर लिया है, तो सम ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट ऑफ द
forces must be equal to 0 and sum of all the vertical or y component must also be equal to 0. तो ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं. दिस इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर कोई सिस्टम ये फुलफिल करता है डेल एफ इक्वल टू 0 तो जरूरी नहीं वो इक्विलिब्रियम में हो. वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता. तो ये नेसेसरी कंडीशन है. इसका मतलब ये अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा वो लाजमी ये सेटिस्फाई करेगा. लेकिन अगर कोई ये सिस्टम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में हो. तो नेसेसरी कंडीशन का ये मतलब है. इसकी कोई एग्जांपल देख लें. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है बुक लाइंग ऑन अ टेबल, पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल. अच्छा, इसी तरह पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी आल्सो सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अच्छा, यहाँ पे एक आपको शो किया गया है. ये एक बॉडी है उसके ऊपर 10 न्यूटन की अपवर्ड फोर्स है और 10 न्यूटन की डाउनवर्ड. तो आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है लेकिन क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? नहीं, क्योंकि ये अपोजिट फोर्सेस हैं और दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से इसमें कपल टार्क का प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से ये बॉडी मूव करना शुरू करती है. तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं दिस इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट. तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तब ये लाजमी सेटिस्फाई करेगी. लेकिन अगर कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रही है तो जरूरी नहीं वो इक्विलिब्रियम में हो, जैसा कि आपको इस एग्जांपल में यहाँ पे नजर आ रहा है. तो इसके लिए फिर हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ती है. तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट है कि सम ऑफ ऑल द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टास्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0. इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टास्क मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टास्क. तो ये जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सफिशिएंट कंडीशन है. तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. और अगर आपने इक्विलिब्रियम चेक करना है तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो बॉडी तो तब वो इक्विलिब्रियम में होगी. सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कुछ एग्जांपल्स. फोर्स अप्लाइंग ऑन द स्टीयरिंग ऑफ ए कार. जो आप गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये भी देखें आप राइट और लेफ्ट से दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. कपल और चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन सीसा, यहाँ पे आप देखें एक तरफ से अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है, एक तरफ से अपवर्ड फोर्स. और जो टोटल जो है सम ऑफ ऑल द टास्क क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दे आर इक्वल. अच्छा, ये लास्ट न्यूमेरिकल है दही तायर ने क्वेश्चन किया था. तो इसका डिटेल से मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि एक लैडर है जो 200 न्यूटन उसका वेट है और एक स्मूथ वाल का मतलब ये वॉल का कोई फ्रिक्शन वहाँ पे एक्ट नहीं करेगी. तो ये वेट आ गया इसका लैडर का. ये लेंथ ऑफ द लैडर हम अज्यूम कर लेते हैं एल है. तो ए सी और सी डी अगले पेज में मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ. ये L/2 आएगी. तो रिएक्शन ऑफ द वॉल जो है वो R है. ये आपको दिखा देते हैं. ये डायग्राम आप देखें. ये ए बी जो है ये लैडर है. ए बी जो है 60 डिग्री ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है. अब फोर्सेज आप देखें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल है FR, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर है FN और FH जो है ये फ्रिक्शन फोर्स है जो कि बेस ऑफ द लैडर पे अप्लाई हो रही है. तो बेस ऑफ लैडर पे एक्चुअली दो फोर्सेज हैं, एक FN है और एक FH है. इन दोनों की रिजल्टेंट से ये जो नॉर्मल रिएक्शन R जनरेट होगा. ये यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आपको शो कर रहा हूँ. FH और FN का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो R होगा नॉर्मल रिएक्शन आपका ग्राउंड. ये हमने एंड पे कैलकुलेट करना है. तो टोटल फोर्सेज कितनी हुई? FH, FN और ये वेट W और FR. अच्छा, यहाँ पे पहली कंडीशन अप्लाई की है. तो राइट पे जो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं और जो लेफ्ट पे हो रही है FH FR के और FN FW के. ये आप देखें
लेफ्ट साइड पे एफ आर अप्लाई हो रही है और राइट साइड पे एफ एच, राइट वर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट वर्ड, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में अप्लाई होगी। अच्छा, इसी तरीके से डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहे डब्ल्यू और अपवर्ड एफ एन एक्ट कर रहा है, ये दोनों भी इक्वल होंगे यहाँ पे। तो ये जो है आपको यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन की वजह से एफ एच एफ आर के इक्वल, एफ एन डब्ल्यू के इक्वल, और डब्ल्यू आपको पता है 200 न्यूटन में, तो एफ एन डायरेक्टली आपके पास 200 न्यूटन आ गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब आप अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम algebraic sum of all the torques acting on the body must be equal to 0। तो यहाँ आप देखें, जब भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई किया जाता है तो कोई एक पिवट पॉइंट चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पिवट पॉइंट हमने चूज किया है ए। ए के अराउंड आपने जितने भी हैं, ए के अराउंड आपने मोमेंट्स लेने हैं, जितने भी टास्क लेने हैं ए के अराउंड। अब देखें, चार फोर्सेस थी, एफ एच, एफ एन, डब्ल्यू और एफ आर। तो जो दो फोर्सेस एफ एन और एफ एच हैं वो चूंकि पिवट ए से पास कर रही हैं, तो इनकी वजह से कोई टार्क जनरेट नहीं होगा इस केस में। जब हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करें तो दो फोर्सेस रहेगी, एक आपके पास होगी डब्ल्यू और एक आगी एफ आर। इन दोनों की वजह से अब आपने मोमेंट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेने हैं और दोनों को इक्वल कर देना है। आप ये देखें कि ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू की वजह से इस पिवट पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा, और एफ आर की वजह से इस पिवट के अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज टार्क जनरेट होगा। तो ये दोनों टार्क फिर इक्वल हो जाएंगे। तो एफ आर में आप देखें, अब एफ आर जो फोर्स है इसके साथ हमने मोमेंट आर्म अप्लाई करना है। मोमेंट आर्म होता है इसका पिवट से फासला। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बी डी आएगा आपके पास, बी और डी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए से। तो बी डी निकालने के लिए आप बड़ी ट्राइंगल ए बी डी यहाँ पे जज करेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर आप अप्लाई करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 60, एल साइन 60। एल जो है वो लेंथ ऑफ द लेटर है ए बी, और साइन ऑफ 60 जो है ये आपके पास आ जाएगा। और इस तरीके से आपके पास जो मोमेंट जनरेट होगा वो एफ आर इंटू एल साइन ऑफ 60 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा जो है ये वेट, इसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा उसके लिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ई होगा। तो ये जो स्मॉल ट्राइंगल ए सी ई में से आप अप्लाई करें तो एल बाई टू साइन ऑफ 30 इंटू 200 आ जाएगा। 200 ये वेट है, डब्ल्यू जो फोर्स है इसकी वजह से मोमेंट, और इसका जो ए ई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए ई आपके पास एल बाई टू साइन ऑफ 30 आ जाता है। तो या यहाँ पे एल बाई टू कॉज ऑफ 60 भी आप कह सकते हैं। अगर इस एंगल से इस छोटी ट्राइंगल को आप सॉल्व करें तो ये आ जाता है। तो यहाँ से आप ये एफ ए गलती से लिखा हुआ है, ये एफ आर है, तो एफ आर आप कैलकुलेट करेंगे 57.7 न्यूटन आ जाएगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड चूंकि कैलकुलेट करना था, तो ये मैंने आपको बताया, ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एफ एच स्क्वायर प्लस एफ एन स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल टू आर। तो यहाँ आप देखेंगे बाकी सब्स्टिट्यूशन है, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड से आपके पास 208 न्यूटन 208 न्यूटन आ जाता है। अच्छा, ये असाइनमेंट है आपके लिए। A boy is standing in equilibrium on a uniform plank of length 4n. Weight of plank is 500 Newton and weight of boy is weight of plank is 500 Newton and weight of boy is 600 Newton. Find the reaction of the sport S1 and sport S2. तो ये डायग्राम आप देख लें, तो स्पोर्ट्स है, इनके ऊपर एक प्लैंक पड़ा हुआ है जिसका वेट 500 न्यूटन सेंटर पे एक्ट कर रहा है, और 600 न्यूटन यहाँ पे एक बॉय जो है वो खड़ा है, तो इसका फासला स्पोर्ट S2 से 0.8 मीटर है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आप अप्लाई करके यहाँ से स्पोर्ट S1 और S2 इन दोनों के नॉर्मल रिएक्शन आपने कैलकुलेट करने हैं। ये जो स्पोर्ट S1 है और S2 इन दोनों के नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने। इसी तरह जो सेकंड है, इसमें 4 कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग है, तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीस फोर्सेस एंड इट्स एंगल। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 उसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ तब्दील कर दिया है। यहाँ जो एंगल है 160 न्यूटन जो फोर्स है, इसका मैंने 45 डिग्री
विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस ये कर दिया, तो ये भी असाइनमेंट के तौर पे आप इसको सॉल्व करें। अच्छा, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन इज डबल इन मैग्नीट्यूड देन द अदर is perpendicular to the smaller force. What is the angle between the two forces? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है explain how cranes are able to lift very heavy load without toppling. तीसरा है the gravitational force acting on a satellite is always directed toward the center of Earth. Does this force exert torque on the satellite? और चौथा है load of 10 Newton is suspended from a closed line. This distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with horizontal at each end. Find the tension in the closed line. तो ये चार इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसके चैप्टर के, इनको लाजमी आप देख लें। अच्छा, ये कुछ एमसीक्यूज आपको मैं दे रहा हूँ, इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। सोल्यूशन में अगली वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये 5 एमसीक्यूज हैं इसमें, और 5 अगले पेज पे भी हैं। ये 5 आप देख लें। छः से 10 तक इस पेज पे हैं, ये एमसीक्यूज भी आप देख लें। So this is the end of today's lecture. You can ask any question on my WhatsApp number. Thank you.